Hi students. Good afternoon. I hope my screen is visible to you all. Yes. So we were discussing this basically project presentation and I'm good at that. Next point is dress suitability. These are all the basics, all the important points which we should be considering while making or doing any project presentation, especially related to some project, any project which you guys are anybody who is a presenter you want to present or the presenters want to make their presentation. These are the points we want to discuss. I hope I'm audible also and my screen is also visible. Give me a yes, somebody. Give me confirmation, somebody. Okay, very clearly or screen will be clear. We need to be clear आवाज and everybody else clear आ रही है आवाज मेरी? विनीत why थोड़ी can't स्लो आ विनीत आप बोल क्यों नहीं पाते? Why you always chat? Unmute yourself and speak up. ठीक है, ओके. तो ड्रेस सूटेबल इज द नेक्स्ट पॉइंट. हमने इससे पहले तक के सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिए थे. So there is not any dress code especially defined that ये dress code होना चाहिए during the presentation or something, but you should be formally dressed. It should not be any formal informal dress या फिर कोई function की dress नहीं होनी चाहिए. कुछ भी ऐसा मतलब our dress sense should be formal whenever we are going to present any project presentation. ठीक है. अवॉइड इरिटेंट्स. इरिटेंट्स का मतलब है एक कोई वर्ड जैसे कोई कोई बीच बीच में बार बार बोलता रहता है. ओके, ऑलराइट, समझ आया, क्लियर, या ये चीज ठीक है to certain extent when it is required we have to speak it, but otherwise if we will repeat all those things then these words or these things become irritants कि वो सामने जो listener है उसको irritate करने लगते हैं. when we are used to some word या हमारा कोई अपना एक ऐसा कुछ सेंटेंस या कुछ एक फ्रेज ऐसा बन जाता है जो हम बात करते रहते तो बीच में बार बार बोलते रहते हैं तो फिर वो सामने वाले पर्सन को एक टाइम पे इरिटेट करने लगता है. कुछ लोग हैं यू नो करके बीच में काफी बोलते रहते हैं. So these all things are depending upon if it is not required then we should not repeatedly be using them. That those words or those jobs and those space या बहुत बार बीच में बिल्कुल रुक ही जाए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉज हो जाए, ये सब चीजें भी इरिटेशन करती हैं लिसनर को. सो दीज ऑल थिंग्स आल्सो बिकम इरिटेंट्स. तो वो सब चीजें भी हमको अवॉइड करनी है. आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू आर नॉट द ऑडियंस. वंस वी आर द प्रेजेंट somebody is a speaker who is presenting something or who is presenting the presentation or any public speaking suppose. यहाँ पर तो हम कैटेगोरिकली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी नो presentation we have made, we know how to present, so we are not presenting it for ourselves. हमें शायद बहुत सारी चीजें पता होंगी और जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं जिनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनको शायद हमें बिल्कुल जीरो से समझाना पड़े, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. सो वी हैव टू कंसिडर कि ऑडियंस हम नहीं है तो हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज लेवल सामने वाले लिसनर का नहीं है. उसके लेवल पे जाके सामने वाले पर्सन के जो हम जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लेवल पे जाके उसके नॉलेज लेवल पे जाके हमको चीज़ों को प्रेजेंट करना है कि उसको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम आगे उससे स्टार्ट करें और बहुत ज़्यादा अज्यूम नहीं करें कि इसको ये चीज़ तो पता ही होगी, ये चीज़ तो उसको पता ही होगी.
क्योंकि हमें पता है तो, बिकॉज अगर प्रेजेंटर वाज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट सिंस वेरी बिगिनिंग और बहुत फेस जानता है तो उसको शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होंगी प्रोजेक्ट के बारे में। बट जो कि आपका ऑडियंस है, जो मे बी कैन बी क्लाइंट और अ कस्टमर हु हैज नो आइडिया वेयर यू कम फ्रॉम, या ये प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है, या उसने कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स को पहले डील ही नहीं करा, उसको पता ही नहीं है। तो हमें समझना है ये कि ऑडियंस हम नहीं है, जो ऑडियंस है उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है, उसकी नॉलेज के हिसाब से प्रेजेंट करना है, उसके व्हाटएवर इज द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस पीपल। अब एक बंदे का भी आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि पर्सन सपोज द ऑडियंस इज वेरी बिग, तो आपको सबका एक पर्सन का भी लेवल नहीं पता होगा। So it depends that on a collective manner, in the collective manner, हम एक assumption लगाएं कि the audience who is sitting or listening to us to our project presentation has no idea about the project, so we have to start from the very beginning. ठीक है? Stop at stations. Stations का क्या मतलब है? Whenever you think during the presentation there is one chapter or one topic which is related, किसी का आपने सपोज कोई या तो एक स्लॉट्स में अपने प्रेजेंटेशन डिवाइड कर दिया है, उसको कंप्लीट होने के बाद एक स्टॉप अगर हम लेके डिस्कशन का एक बीच में पॉइंट रख दें, या डिस्कशन का एक पार्ट रख दें, क्वेश्चन आंसर्स का एक पार्ट रख दें कि अब तक सब कुछ क्लियर हुआ जो हमने डिस्कस किया, कुछ किसी की कोई कंसर्न है नहीं है, वो सारी चीजें अगर हम डिस्कस बीच बीच में भी कर, सपोज आपका एक वर्कशॉप है फॉर एंटायर डे, एक होल डे का वर्कशॉप है आपका, और होल डे के वर्कशॉप में या एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सपोज आपका 3 घंटे का है या 2 घंटे का है, बहुत लॉन्ग है सपोज, तो उसमें हमें ऐसा नहीं कि हम पूरे प्रेजेंटेशन के बाद ही क्वेश्चन आंसर राउंड रखें, हम एक इंटरेक्शन सेशन बीच में भी रख सकते हैं, मे बी आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स या 1 घंटे के बाद एक सेशन हमने रखा जिसमें हमने इंटरेक्शन कर लिया। अगर शायद वो लॉन्ग जो सेशन है, अगर आप सामने वाले पर्सन को बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंट करते जाएंगे, तो वो फिर एक मशीन जैसा काम हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि सेशन मूव करना शुरू हो जाए। हो सकता है जहाँ से आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, बट लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शुरू से ही कुछ समझ नहीं आया, इट्स बेटर कि अगर आप बीच में ही उससे इंटरेक्शन राउंड कर लेंगे, तो एटलीस्ट जो 1 घंटे में डिस्कस हुआ वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर 2 घंटे बाद आप पूछो, उसको पता चले वो बोले मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो उनके टाइम विल बी wasted. So we should stop at small or short intervals during the session and should try to interact with the audience, to create an interaction, to clarify their doubts, to make them understand the key points again, उसको थोड़ा सा एक बार और दोबारा सारे key points को बोल दे कि हमने जो तक डिस्कस करा वो ये सारे points हैं, important points ये हैं, all those things. We should also be judging people को उनको देखकर लगना भी हमें चाहिए कि क्या वो पार्टिसिपेटिव हैं, क्या वो लिटरली सुन रहे हैं, क्या जो हम बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है, are they really interested or listening to us, और अगर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं हमको, तो what we can do to make them more interested. मिनिमाइज टेक्स्ट, टेक्स्ट को मिनिमाइज करने का मतलब ये है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो हम जरूरी टेक्स्ट है या जरूरी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है हम वो ना डालें, जितना इंफॉर्मेशन हमें मिनिमम डालने की जरूरत है, पॉइंट्स को दिखाने की जरूरत है एक एज अ प्रेजेंटर टू द ऑडियंस, वो सब हम डालेंगे, बट हाँ हम जितना टेक्स्ट को मिनिमाइज करके वो सारी चीज़ों को ग्राफिकल मैनर में, ग्राफ में या पिक्चर के थ्रू अगर हम समझा सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। दिस पॉइंट सेज मिनिमाइज टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट को रिप्लेस करके अगर हम ग्राफ में या पिक्चर में, वीडियो में, किसी एनिमेशन में, किसी भी तरह से अगर हम उसको दिखा सकते हैं तो टेक्स्ट मिनिमाइज करने का पॉइंट होगा। शो कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज शो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब हमें पता ही ऑलरेडी, वट एवर वी से जो हम बोल रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं तो ही सामने वाला पर्सन जो है बेसिकली हमें एक तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और हमें बिलीव कर सकता है, अगर हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो करेंगे इन व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, तो वो पूरा हमारा जो है कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा पूरा सेशन भी खराब हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है जिस पर्सन को हमने प्रेजेंट किया वो दोबारा हमें कभी सुनने लाइफ में पसंद सुनना ना करे,
या एक बार जिसका इंप्रेशन खराब हो जाता है तो फिर लोग उसको दोबारा सुनना पसंद नहीं करते, होता है ये इससे तो एक बार सुन चुके हैं, ये तो इसको तो कॉन्फिडेंस नहीं, इसको तो पता ही नहीं क्या बोलता है। जनरली उनकी मेंटालिटी इस तरह की हो जाती है दैट वी थिंक बेसिकली it is it ruins not just that session but ruins the things in the future also. जब दोबारा भी अगर चाह कर उसको ठीक करना चाहें, फिक्स करना चाहें, दोबारा बोलेंगे मेरे को एक और चांस दीजिए प्रेजेंटेशन का, समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हमको पहले से रिहर्सल कर लेना चाहिए। जो भी हम प्रेजेंट करने वाला उसका एक बार, दो बार, चार बार अगर हमने पहले से प्रैक्टिस कर दिया। आपने देखा होगा बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में हमारा पहला पॉइंट था प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज मेकिंग अ मैन परफेक्ट। अगर हम कोई एक चीज करने जा रहे हैं उसको बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसमें एक्सपर्टीज हमारी आती जाएगी और वो और बेटर बनता जाएगा। इमेजिनरी फीचर्स क्या होते हैं? जब हम कुछ भी प्रेजेंट करते हैं तो इमेजिनरी फीचर्स का मतलब है यहाँ पे एग्जांपल्स जो हम देते हैं किसी भी चीज को या किसी भी पॉइंट को अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम उसका एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दैट। तो वो एग्जांपल जो हम दे रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि वो नेगेटिव नहीं हो, किसी और का नाम हम खराब नहीं कर रहे हैं। सपोज अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई वर्क इन पेप्सी, फॉर एग्जांपल, और मैं पेप्सी की प्रेजेंटेशन कोई दे रही हूँ किसी को, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि दूसरा जो मेरा कंपटीशन प्रोडक्ट है कोक, वो बहुत खराब प्रोडक्ट बनाता है या वो ऐसा ऐसा करता है या उसका ब्रांड वैल्यू बहुत कम है। ऐसा कोई भी एग्जांपल हम ना दें जिससे कि दूसरे पर्सन का पर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव हो। अगर आप किसी के भी बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो ये बेसिकली आप नेगेटिव हो ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं, वो एग्जांपल जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दे लिसनर को, रादर देन कि वो आपके बारे में बताए कि ये तो बहुत नेगेटिव पर्सन। Now know the value of question and answers. Now Q&A क्या होता है? Q&A सेशन हमारा होता ही है जनरली। अगर एक छोटा सेशन है तो उसमें हम एंड में रखते हैं कि हम एक 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का वhatever हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें कि ऑडियंस को बोलेंगे कि आप अपने क्वेश्चन पूछिए। आपने जो कुछ भी अभी तक सुना समझा उससे आपको लगता है कुछ पूछना है या कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने बोला या प्रेजेंटर ने बोला सपोज, तो वो आप क्लियर नहीं हुआ या उससे ज़्यादा और कुछ आपको समझ में आया या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर राउंड करने के बाद इजी लेना चाहिए सो दैट पीपल हु हैव ऑलरेडी हर्ड सिंसियरली आपको सुना है उन्होंने लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपका सेशन प्रेजेंटेशन सब कुछ, तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड को थोड़ा सा लाइट बनाएं, थोड़ा सा उसमें इफ यू वांट जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा एक तरह से लिसनर्स का जो है माहौल है वो थोड़ा चेंज हो जाए, इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो जाए कि बहुत टेंस्ड एनवायरनमेंट नहीं है कि लोग बैठे हुए हैं पता नहीं हमें क्या पूछना है। पूछना जरूरी, ऐसा भी नहीं है कि पूछना जरूरी ही है, अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो देयर इज नो पॉइंट आस्किंग, बट अगर कुछ आपके दिमाग में है जो आपको डाउट और हो रहा है तो वो पूछना जरूरी है, अगर है तो पूछना भी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा कोई टेंशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट प्रेजेंटर को इस तरह से नहीं करना है ऑडियंस के लिए, so that question answer round goes easy and the audience also become calm कि हाँ भाई ठीक है सब सेशन भी अच्छा हो गया, एंड देन प्रेजेंटर इज ऑल्सो गुड कि वो हमें एक अच्छी ऑडियंस भी समझ रहा है। अच्छा ऑडियंस होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आप एज एन ऑडियंस सामने वाले का जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में उसका सेशन छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंटर को बोलने का मौका दे रहे हैं। जब वो जिस तरह से बोल रहा है उसको पेशेंटली सुनना भी एक अच्छी ऑडियंस होने का वो है, एग्जाम्पल है। इफ यू रियली आर लिसनिंग टू समबडी पेशेंटली, सामने वाले को बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको बताने में, आपको सुनाने में और कुछ अच्छे से प्रेजेंट करने में। बीच बीच में अगर आप उसको कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे, नहीं नहीं ये इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे हुआ, नहीं ये तो कुछ नहीं हुआ, मेरी नॉलेज तो दिखाई कहती है आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं ये ऐसे होता है, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। अगर ऑडियंस ये सब करने लग जाए तो फिर प्रेजेंटर का भी कॉन्फिडेंस डाउन, प्रेजेंटर एंड देन यू आर नॉट बीइंग द गुड ऑडियंस
as the audience, if you are at the audience place, you should be playing your role well. अगर आप प्रेजेंटर हैं तो क्वेश्चन आंसर राउंड जहाँ पे हम मतलब हमें समझना है कि हाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर राउंड है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि प्रेजेंटर क्या सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ मैंने जिस हिसाब से मैं प्रेजेंट करूंगा ऑडियंस को समझ आना ही है, तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नहीं, तो लास्ट में 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसको मतलब उतना वैल्यू नहीं करते उस सेशन को जितना वो अपने सेशन को वैल्यू करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को वैल्यू करते हैं। बट इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम भी रखना चाहिए और प्रॉपर इंटरेक्शन करना चाहिए, ऑडियंस से करना चाहिए, पूछना चाहिए, बराबर पूछना चाहिए। आप बताइए इसमें आपका कोई ओपिनियन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो ओपिनियन ही पूछ लीजिए, सजेशंस पूछ लीजिए कि आप बताइए इसको मोर बेटर कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारी तरफ से बेस्ट था जो मैं प्रेजेंट किया। इफ यू हैव एनी सजेशंस यू प्लीज कम बैक, इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज कम बैक टू अस, ये हमें बताएं। तो क्वेश्चन आंसर राउंड की वैल्यू बहुत है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, आप फीडबैक सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, टीम स्पिरिट आपको दिखाना है। टीम स्पिरिट मतलब होता है कि यू हैव टू शो, सपोज यू आर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं दे ऑल माइट बी योर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, या आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं। तो यू एज द प्रेजेंटर हैज टू you have to tell the audience, your audience or your teammates or your team members कि भाई तुम्हारे बिना ये काम पूरा नहीं होगा। तो उनको थोड़ा सा ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, अच्छा कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट में। अगर आपका सपोज कोई टीम लीडर है या कोई मैनेजर है जो भी पर्सन प्रेजेंट कर रहा है, वो बाद में ये भी बोलते हैं कि मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ लेकिन हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, तो टीम अगर टीम काम करेंगे आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। आप लोग बहुत अच्छे टीम मेंबर्स, आप लोग बहुत अच्छा टीम हैंडल, आप लोग बहुत अच्छा टीम में अपना काम को परफॉर्म करते हो, गुड परफॉर्मर, ऐसा कोई 2-4 लफ्ज अगर आपके लिए कोई बोल देता है तो आप मोटिवेटेड हो जाते हो। तो टीम भी अगर अच्छे से काम करेगी तो आप एज अ हेड और यू एज द लीड पर्सन भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल पर ले जाके कंप्लीट करोगे, और जिस हिसाब से वो कंप्लीट होना उसी हिसाब से कंप्लीट होगा, विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर्स जो जनरली नहीं होने ही चाहिए। ठीक है, तो टीम स्पिरिट हमको दिखाना चाहिए क्योंकि कोई भी एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। In the team, everybody is expert in something, and without his expertise, things will not go that correct the way मतलब अब उसके साथ जितना अच्छे से होगा उसके बिना नहीं होगा। So we should be taking care of this that every team member is important, और वो टीम स्पिरिट हमें दिखाना भी होगा। मैनेजर हमेशा बीच बीच में ही अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि भाई यू नो यू आर वेरी गुड परफॉर्मर, आपने बहुत अच्छा करा, या कोई काम कंप्लीट हो गया बहुत अच्छा आपने करा, या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया, या कल आपने ये बहुत अच्छा क्लाइंट के सामने काम किया था, या कल आप काफी देर तक आपने रुक के ये काम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। ऐसा कुछ भी अगर ट्रेन मैनेजर कुछ बोल देता है मेंबर्स को तो उन्हें काफी अच्छा लगता है चीज सुनना, और इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो आपको कोई पैसे नहीं देने किसी को, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा आपका, तो इट्स बेटर कि आप ये चीजें अपने टीम मेंबर्स को बोलें। टीम जो है वो स्पिरिट, टीम स्पिरिट आप शो करें अपने टीम मेंबर्स को। ये टॉपिक कवर हो गया है हमारा, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। आपको मैम दूसरी, हाँ जी मैम असाइनमेंट मैम हैंड रिटन करना है मैम, ये लैपटॉप में बना के कर सकते हैं मैम पावर पॉइंट में? हाथ से बनाना है आपको। आप चाहो तो अपना एक ओके रजिस्टर या कोई एक ऐसी जगह पे आप उसको नोट कर लो ताकि आपके पास नोट्स भी बने रहें, एग्जाम के टाइम पे ओके इजी मैम, रहेगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मैम। क्लियरली लिखा है उसमें, हैंड रिटन ही बनाना है। पहले जो पॉइंट्स हैं उसमें आप पढ़ोगे तो दिया हुआ मैंने। न्यू आपको स्क्रीन शेयर हो गई है क्या? यस मैम। ओके, सो बेसिकली our first unit is now completed. इसमें किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, पूरी यूनिट में किसी भी टॉपिक से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको एमसीक्यू जो हमारा 18 को होगा पहला, जो आपको एकेडमिक कैलेंडर भी भेजा हुआ है शायद नेहा मैम ने या जिन्होंने भी भेजा है, उसके हिसाब से पीसीएस का जो पहला क्वेश्चन आपका पहला जो आपका एमसीक्यू होता है फॉर्म कर रहा है वो 18 को होता है। तो अभी आपके पास है जो और 4-5 दिन 6 दिन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप अपना प्रेजेंट ये कर देंगे, अपना असाइनमेंट प्रेजेंट कर देंगे मुझे, तो आपके लिए भी इजी होगा
पूरी यूनिट के नोट्स भी आप बना पाएंगे और आपके हाथ से भी एक बार चीजें निकल जाएंगी कि क्या था क्या नहीं। अगर आप लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे तो पहले आप असाइनमेंट बना लीजिए अपना, सो दैट यू आर डन विद योर यूनिट 1। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, एमसीक्यू मैम वो में। तो कंप्लीट कर लिया मैम, भेज सकते हैं मैम आपकी ईमेल आईडी पे? जिसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया वो मुझे मेल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक। ठीक है, बट 17th के बाद प्लीज मुझे मेल नहीं करिएगा। 17th मैंने लास्ट डेट आई थिंक दिया है असाइनमेंट का, उसके बाद मैं किसी का असाइनमेंट नहीं लूंगी। ठीक है। और अब ये यूनिट 2 का हमारा पहला टॉपिक जो है वो उस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स है प्रेजेंटेशन, हम किस किस चीज में बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक में जो कवर करा है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन में, एक तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि आप क्या किस किस स्टेप के थ्रू आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जो अभी हमने लास्ट टॉपिक कवर करा है वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। एंड प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर एनी टॉपिक, इट कैन बी फॉर एनी पब्लिक स्पीकिंग, इट कैन बी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑल्सो। कुछ भी हो सकता, कोई भी तरह की प्रेजेंटेशन जो आप किसी चीज के बारे में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी ऑडियंस को, चाहे वो एक बंदा हो चाहे वो 1000 बंदे हो, जिसको आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप समझते हैं कि उन ऑडियंस को जो अटेंड करेंगे उनको वो चीज नहीं पता, दैट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन में एक तो स्टेप्स हो जाएंगे, और मैंने इसी टॉपिक में आगे नीचे ये भी डाला है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के थ्रू बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। हमें पहले क्या करना होगा, पावर पॉइंट ओपन करना होगा, फिर हमें क्या चूज करना है, उसके बाद कौन सी स्लाइड चूज करनी है, फिर क्या करना है, एंड कैसे करना है। ये सारा कुछ हम हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। भी हमारे पास टाइम है 20 मिनट्स हुए हैं क्लास को, वी हैव 20 more minutes। तो वी शुड स्टार्ट दिस टॉपिक। जितना भी कवर होगा हम देख लेंगे, जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप न्यू स्क्रीन इज विजिबल। पता नहीं हैंग हो गया है क्या सिस्टम मेरा। ओके। तो हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन क्वेश्चन है एक तरह से ये टॉपिक, कि कैसे बनाए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हमें कैसे बनाना है। आप आपको टॉपिक दे दिएगा कि यू मेक द प्रेजेंटेशन ऑन दिस, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। क्या क्या होगा आपका पहला स्टेप, क्या करोगे, क्या एक्सप्लोर करोगे, क्या सोचोगे, किस में बनाना है, क्या बनाना है, क्या क्या टारगेट करोगे पॉइंट्स। So those are all the steps which are included in the process of making the presentation or process of preparing a presentation। ये सारा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसका प्लान बना लें तो हमारा काम जो है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिना प्लान के कोई काम करना अनसक्सेसफुल हो सकता है। प्लान के साथ कोई भी काम करने के चांसेस सक्सेसफुल होने के, उस काम को कर सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे पास प्लान है। प्लान का क्या मतलब है, अभी हमने काम करना शुरू नहीं करा, हम कैसे काम करेंगे हम वो बता रहे हैं। अभी हम वो अपने आप अज्यूम कर रहे हैं, ये प्रोसेस बना रहे हैं कि हम पहले ये करेंगे, पहले 2 दिन में ये करेंगे, उसके लिए 1 दिन में ये करेंगे, उसके लिए 2 दिन में वो करेंगे। वट एवर, दिस इज वॉट वी आर मेकिंग दी प्लान फॉर दैट हाउ एंड वॉट वी विल बी डूइंग एंड परफॉर्मिंग। सो बेसिकली प्लानिंग, अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसका भी हम प्लानिंग करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा प्लानिंग आवर प्रेजेंटेशन। अब हम जब प्लान कर रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन तो उसमें preparing a presentation can be overwhelming experience if you allow to do that। ओवरवेलमिंग का मतलब है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अगर एक तरह से सेटिस्फाइड है कुछ करने के बाद, या आपको लगता है कि नहीं हमने काफी कुछ कर दिया। We have 10 minutes. Class is about to over. So I let me just click the attendance first. Huh? Give me 1 minute. Okay. So
प्लानिंग का जो फेज है हमारा, उसमें हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं। प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, इसमें हमारे पास पहला स्टेप है एनालाइज योर ऑडियंस। जब हम कुछ भी प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये टारगेट करना है कि सुनेगा कौन, हु विल बी दी ऑडियंस। ऑडियंस का क्या लेवल होगा, उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे। सपोज करिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपने बॉस के लिए, या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपने एग्जामिनर के लिए, या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपने सपोज क्लाइंट के लिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में है ना, तो ये ऑडियंस है। ऑडियंस यानी कि जो आपको एक्चुअल में सुनने वाला है या आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर आपको फीडबैक देने वाला है। अब वो फीडबैक कैसा है, अगर आप सोचो एग्जामिनर को देना है तो आप बहुत अच्छा बनाओगे, क्योंकि एग्जामिनर को आपको पता है कि एग्जामिनर को आपसे ज़्यादा नॉलेज है। चाहे वो कोई भी टॉपिक पर आपको दिया उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, examiner knows more than you, so he is going to judge you, not just कि जो आपने प्रेजेंट कर दिया वो मान लेगा हाँ वो सही है, और जो ये बोल रहा है यही ऐसा ही सही है, ऐसा तो नहीं मानेगा वो, क्योंकि he knows the topic better, he is trying to teach you। तो यहाँ पर एक तरह से जो ऑडियंस हो गया वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है उस टॉपिक में। तो तब आप क्या क्या डालोगे, तब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता है कि ऑडियंस जो है वो इस तरह की है कि आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, या उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटर जो है उसको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि वो हैंडल कर रहा है, लेकिन सामने ऑडियंस जिसको प्रेजेंट कर रहा है शायद उसको ना पता हो क्योंकि वो प्रोजेक्ट में पहले नहीं है या नहीं थे। तो आपको पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, एनालाइज अवर ऑडियंस, कि ऑडियंस को क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमारी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेटर होगी और इन्फॉर्मेशन उसमें हम गैदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, पुट करने का, उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का। अगर हमारा जो ऑडियंस है वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है तो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है दैट विल ऑल्सो बी बेटर, दैट हैज़ टू बी बेटर। अगर हमें लगता है कि हमारी प्रेजेंटेशन से या उस ऑडियंस से हमको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, जैसे कि मार्क्स, मार्क्स वो हमको देगा तो हमारे लिए इम्पैक्ट करेगा बहुत, हमारे परसेंटेज पे, हमारी डिग्री पे, वटेवर। तो फिर हम अपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है बहुत बेटर करेंगे कि यार मेरे को तो बहुत काम करना है इस प्रेजेंटेशन पे, इसके बेसिस पे मेरा वाइवा होगा, या इसके बेसिस पे मेरा आगे रिपोर्ट सबमिट होगी, इसके बेसिस पे मुझे मार्क्स मिलेंगे, इसके बेसिस पे मेरी रैंकिंग होगी। ठीक है, वो सारी चीजें हमें अपना ऑडियंस को एनालाइज करना है कि ऑडियंस और क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कौन सुनने वाला है। ठीक है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या वैल्यू है, किस चीज़ को वो वैल्यू करते हैं, हम ज़्यादातर उनको वो चीज़ सुनाएं, जो उनको वैल्यू नहीं करती चीज़ उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में इग्नोर करें। नेक्स्ट है सिलेक्ट टॉपिक। जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके बारे में हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो टॉपिक हमें मिला होगा, या अगर नहीं मिला होगा तो हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मिला होगा कि तुम्हें ये टॉपिक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया कोई भी एक एचआर से रिलेटेड टॉपिक उठा लो, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक उठा लो, या कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक उठा लो, है ना, तो आपको क्राइटेरिया होगा तो मैं उसके आंसर्स भी देता हूँ। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों